नमस्कार, मैं उरीन कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो चला है पब्लिक एशिया प्राइम टाइम का। तो चलिए रुक करते हैं देश विदेश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में सपा कांग्रेस के अलायंस से पिछड़ने के बाद राज्य में बीजेपी के सहयोगी दल अब उसे आंख दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरियों में ओबीसी और SC/ST रिजर्वेशन को लेकर योगी सरकार अब अपनों में ही घिरती नजर आ रही है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बाद अब एनडीए के एक और सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मुद्दा सेंसिटिव है, इसे ठीक से हैंडल नहीं किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, सीएम योगी ने शनिवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित मेधावी सम्मान समारोह कार्यक्रम में 88 लाख बच्चों के लिए 1056 करोड़ की राशि जारी की। ये राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे अभिभावकों के खाते में चली गई। इसके तहत हर बच्चे को 1200 रुपए दिए गए। इस मौके पर सीएम ने मेधावियों को सम्मानित किया। सीएम ने मेधावी छात्र छात्राओं को 1-1 लाख रुपए, टैबलेट और गोल्ड मेडल प्रदान किया और कहा कि खूब मेहनत से पढ़ाई करो। उन्होंने कक्षा 1 और 2 के बच्चों को किताबें दी और उनके लिए चॉकलेट मंगवाने का निर्देश दिया। बता दें कि पहली बार प्रदेश में कक्षा 1 और 2 में एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम पर किताबों का वितरण किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, रांची जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा हो गए हैं। विपक्ष से लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, जिसे लेकर अब कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी दलों पर बार बार लोकतंत्र पर खतरा बताए जाने को लेकर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि जब विपक्षी दल के किसी नेता को कोर्ट से किसी मामले में जमानत मिल जाती है तो वो देश में लोकतंत्र जिंदा होने की बात कहने लगते हैं, लेकिन अगर कोई जेल जाता है तो वो लोकतंत्र खत्म हो जाने का आरोप लगाते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद सपा के हौसले बुलंद हैं, जिसके बाद सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इससे पहले एमएलसी चुनाव की एक सीट को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। ये सीट सपा से एमएलसी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी, लेकिन अब सपा इस चुनाव से अपने पैर पीछे खींचती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सपा इस चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। यूपी विधान परिषद में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई एमएलसी सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है, जिसके लिए 2 जुलाई तक नामांकन होना है। लेकिन सपा की ओर से इस चुनाव और उपचुनाव को लेकर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। सपा इस उपचुनाव में अलग हो रहेगी। हालांकि इस पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव को लेना है, उनकी तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, ट्रांस इंडियन क्षेत्र में ऑनलाइन गेमिंग का चस्का 2 दोस्तों को ऐसा पड़ गया कि उन्होंने अपनी पूरी सैलरी लगा दी। इसके बाद भी जब पैसे कम पड़े तो अपने ही पड़ोसी को कॉल कर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने लगे। यही नहीं, उसे धमकी दी कि अगर उसने ये रकम नहीं दी तो वो हर साल परिवार के एक सदस्य की हत्या कर देंगे। हिम्मत कर पड़ोसी पुलिस के पास पहुंचा। अब इस मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी शालीमार गार्डन सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि आरोपियों के नाम विनोद कुमार, जो दिल्ली के हर्ष विहार में रहता है, और पंकज फागुनी, जो सेक्टर 63 नोएडा के रहने वाले हैं। 27 जून को आरोपियों ने विकास नाम के युवक को कॉल कर रुपए की डिमांड की थी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। आज सीएम की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। केजरीवाल की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है। बता दें, इससे पहले केजरीवाल को 21 मार्च को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली में भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूरों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है। शेष 2 मजदूरों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाल लिया है।
और अगली खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां सूरजपुर के गांव खोदना कला में शुक्रवार की रात एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से वहां खेल रहे मासूम 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में अहमद, उसकी बहन अल्फिजा और आदिल शामिल है। हादसे में 5 और बाकी बच्चे भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बच्चे 2 दिन पहले ही अपने नाना नानी के यहाँ पर छुट्टियां मनाने आए थे। पुलिस और बचाव दल के लोग मौके पर पहुंचे हैं। 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। माना जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह हुई बारिश के बाद यह हादसा हुआ है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली में 25 जून को मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से वसंत कुंज के इलाके में निर्माणाधीन एक इमारत के गड्ढे में भरे पानी में 3 मजदूर गिर गए थे, जिनमें से 2 मजदूरों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। 3 की तलाश जारी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, न्यू उस्मानपुर के खादर क्षेत्र में शुक्रवार को बारिश के पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों लड़के खेल रहे थे और तालाब में तैरने लगे। यह पानी गहरा होने के कारण दोनों डूब गए। दोनों को बाहर निकाल लिया गया है और नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोनों न्यू उस्मानपुर इलाके गमरी के रहने वाले थे। एक की उम्र 8 वर्ष है और दूसरे की 10 साल की है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है हरियाणा की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं गुरुग्राम से, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। हरियाणा को 3 जोन में बांटा। बाबरिया ने लोगों से मांगे सुझाव। हरियाणा में कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था। कांग्रेस का वोट प्रतिशत उम्मीद से कहीं अधिक बढ़ा है। लोगों ने भाजपा के विरुद्ध वोट दिया है। हरियाणा को 3 जोन में बांटकर अलग अलग ईमेल जारी किए गए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति रहने वाली है। अगली खबर की ओर रुख करते बता दें कि रिमांड पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शार्प शूटर। आखिर किस केस में पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी केशव? पंजाब में सिद्धू मूसेवाला का हत्या आरोपी बठिंडा निवासी शार्प शूटर केशव कुमार को 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। उस पर आरोप है कि उसने पंजाब के तरन तारण जिले के गोइंदवाल साहिब जेल से व्हाट्सएप कॉल कर यूट्यूबर से फिरौती मांगी है। इसके साथ ही उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो है फरीदाबाद से। फरीदाबाद में हुड्डा ने भरी विधानसभा चुनाव में जीत की हुंकार। फरीदाबाद जिले में आज प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हुड्डा ने कहा कि 3 महीनों में जनता के घर के दरवाजे तक दस्तक देंगे। कांग्रेस और भाजपा के राज में हुए काम के बारे में बताएं। वहीं उदय भान ने कहा कि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होता, कोई कार्यकर्ता घर में नहीं बैठे। आगे की खबर को बढ़ते बता दें कि कर्मचारियों को लेकर दुविधा में सैनी सरकार। कार्रवाई और राहत के फैसले अटके। कैबिनेट बैठक से थी उम्मीद। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुकी हरियाणा सरकार अब कर्मचारियों से संबंधित फैसले लेने में पेशोपेश में है। चेतावनी दिए जाने के बावजूद हरियाणा सरकार ने ना तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों की कोई सूची जारी की जिन्होंने विपक्ष बोगस वोटिंग में मदद की, और न ही ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकी। इसके अर्थ कर्मचारियों की नाराजगी को देख पक्के और कच्चे कर्मचारियों को सरकार से राहत के फैसले की आस है, लेकिन इस प्रकार के फैसले लेने में भी सरकार झिझक रही है। अगली खबर हरियाणा की है जो जहां शाह के नेतृत्व में बनेगी विधानसभा चुनाव की रणनीति। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू। हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाने की कवायद में जुटी भाजपा की आज पंचकुला में अहम बैठक हो रही है। सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो। नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है बिहार की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार
सीएम नीतीश कुमार की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हो रही है। सीएम नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे। होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे। इस दौरान वह कई बड़े फैसले ले सकते हैं। बैठक के बाद कुछ बदलाव का भी ऐलान हो सकता है। बता दें, विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर से चौंका सकते हैं। और अगली खबर आ रही है गया से, जहां बिहार के गया जिले में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने बस के नीचे आकर आत्महत्या कर ली। इस घटना का किसी ने लाइव वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो को जो भी देख रहा है वह दंग रह गया है। ये घटना गया के डेल्टा थाना क्षेत्र के छोटंकी डेल्टा के पास की है। हालांकि व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया है। और अगली खबर आ रही है सिवान से, जहां दो पक्षों के बीच भिड़ंत के बाद गोलीबारी हुई। इसमें एक पक्ष के 2 युवक घायल हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। यहाँ इनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद हड़कंप मच गया है। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बिहार के सीतामढ़ी में झीम नदी मानसून के पहली बारिश के साथ ही अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। मानसून की पहली बारिश से ही नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारी बारिश के कारण दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। अचानक आई इस बाढ़ के कारण भारत नेपाल सीमा पर सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, भागलपुर से दानापुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेसवे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत अब से ट्रेन में 20 की जगह 24 कोच लगाए जाएंगे। रेलवे ने इनमें से 2 कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। रविवार से अप और डाउन मार्ग में 24 कोच के साथ ही इंटरसिटी का परिचालन होगा। आज से जनरल चयन कार के 5 कोच हो जाएंगे। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है पंजाब की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं पंजाब की पहली खबर की ओर। कई जिलों में जमकर बरसे मानसून के मेघ। बाढ़ आने से बह गया पुल। 100 गांवों का टूटा संपर्क। पंजाब में मानसून की दस्तक के बाद जमकर वर्षा हुई। भारी बारिश के चलते काटगढ़ में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से पुल बह गया, जिससे सैकड़ों गांवों का संपर्क कट गया। बारिश से लोगों को लू से राहत मिली है। कई जिलों में वर्षा से तापमान लुढ़क गया। 2 जुलाई तक भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि पंजाब में नए अकाली दल के गठन की सुगबुगाहट। अपने फैसले पर अड़े बागी। बोले, सुखबीर बादल के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का नया गठन हो सकता है। बागियों ने सुखबीर बादल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बागियों का कहना है कि सुखबीर बादल के इस्तीफे के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के इतिहास में पहली बार नहीं होने जा रहा है। इससे पहले भी कई बार दल में टूट हुई है। अगली खबर है पठानकोट से। पठानकोट बॉर्डर पर फिर दिखे संदिग्ध आतंकी। पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। गांव को किया सील। भारत पाक सीमा और JNK बॉर्डर के पास बसे गांव कोटभट्टिया में 3 दिन पहले 2 हथियारबंद संदिग्ध आतंकी देखे गए थे। इसके बाद से पुलिस, BSF और SSG दल संदिग्धों को ढूंढ रही है। बॉर्डर एरिया से सटे गांव पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। शुक्रवार को JNK बॉर्डर से सटे गांव कीड़ी गांडियल में एक बार फिर से संदिग्ध देखे गए हैं। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंची और गांव को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस व SOG कमांडो गांव के सुनसान इलाकों और बंद पड़े घरों की भी तलाशी ले रही है। रुख करते हैं पंजाब की अगली बड़ी खबर की ओर, जो है अंबाला से। MBD ग्रुप से 2 करोड़ 26 लाख की ठगी मामला। चंडीगढ़ के S7 बुक डिपो मालिक पर जालंधर में केस दर्ज। पंजाब के मशहूर मल्होत्रा बुक डिपो से करीब 2.26 करोड़ रुपए की ठगी मामले में जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस ने अंबाला निवासी हेमंत कक्कड़ के खिलाफ IPC की धारा 420 और 406 के तहत केस दर्ज किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 6 महीने की जांच के बाद आरोपी हेमंत कक्कड़ के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है। जल्द ही पुलिस आरोपी को नोटिस जारी कर जांच में शामिल करेगी। अगर उसने सहयोग नहीं किया तो गिरफ्तारी के लिए टीमें भी भेजी जाएंगी। आगे की खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि अब विदेश में मिठास बिखेरेगी पंजाब की लीची।
काफी मात्रा में पहली बार भेजी गई सरहद पार पंजाबी लीची को विदेश भेजा गया है। लीची को विदेश भेजने के बाद पंजाब बागवानी निदेशक शैलेंद्र कौर ने एपीडा को धन्यवाद भी किया है। कहा है कि निकट भविष्य में विदेशों में और अधिक लीची का विपणन किया जाएगा ताकि बागवान अधिकतम लाभ कमा सके। जसपाल सिंह सहायक निदेशक बागवानी ने बताया कि बागवानों को लीची विदेश भेजने के लिए प्रोत्साहित किया था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तराखंड के जल स्रोतों के पानी का प्रभाव भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। बता दें कि प्रदेश के 47 जल स्रोतों में 75% से ज्यादा पानी घट गया है। 189 जल स्रोत ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 50% पानी बचा है। इसके अलावा 241 जल स्रोत 51 से 75% तक सूख गए हैं, जबकि इन स्रोतों के माध्यम से प्रदेश में 430 तरह के पेयजल योजनाएं संचालित हैं। लेकिन जल स्रोत सूखने से अधिकांश इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, जून के अंतिम वीकेंड पर मसूरी पर्यटकों से पैक हो चुकी है। अगले 2 दिनों तक यही स्थिति रहने का अनुमान है। शुक्रवार को बारिश के बावजूद भट्टा फॉल्स, कैंपटी फॉल्स, कंपनी गार्डन, गन हिल, जॉर्ज एवरेस्ट, चार दुकान, लाल टिब्बा और धनौल्टी इको पार्क पर्यटकों से गुलजार रहे। दिल्ली एनसीआर में सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं, इसलिए यहां के पर्यटक रविवार से लौटने शुरू हो जाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पन्ना से परिवार संघ पेरुमदारा पहुंचे राहुल और हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में झोपड़ी में रहने वाले यूपी के प्रीतम। दोनों परिवारों की एक जैसी नियति है और 26 जून की रात दोनों परिवारों पर एक जैसी मुसीबत भी टूट पड़ी। दोनों ही रोजगार की तलाश में नैनीताल जिले में आए और अपने प्यारे बच्चों को खो बैठे। सांप के काटने से राहुल के बेटे और बेटी अकाल मौत की आगोश में समा गए, तो वहीं प्रीतम का इकलौता बेटा तेंदुए का शिकार हो गया। अब दोनों ही परिवार अपनी किस्मत को कोस रहे हैं और बच्चों को खोने के गम में डूबे हुए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, रुद्रपुर में युवती से अश्लील बातचीत का ऑडियो वायरल होने के मामले में पंतनगर थाने में प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह डांगी नप गए। एसएसपी ने एएसपी की इंटरनल फैक्चुअल रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए डांगी को निलंबित कर दिया। उन्होंने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि गुरुवार को किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने पंतनगर एसएचओ पर युवती से अश्लील बातें कर दबाव में लेने का आरोप लगाते हुए डीजीपी से शिकायत की थी। बताया था कि 2 पक्षों में हुए विवाद के मामले में पुलिस ने एक पक्ष पर कार्यवाही की थी। जिस पक्ष पर कार्यवाही हुई थी, युवती उसी पक्ष की थी। वो दूसरे पक्ष पर केस दर्ज कराने की मांग उठा रही थी और इसको लेकर वो एसएचओ के संपर्क में आई थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बिजनौर की महिला और उसकी 2 बेटियों की हत्या करने वाले आरोपित हसीन के बारे में पुलिस के हाथ अहम जानकारी लगी है। मृतका रेशमा की 8 महीने की बेटी आयशा को हसीन अपनी ही बेटी मानता था। जन्म प्रमाण पत्र में भी हसीन ने खुद को आयशा का पिता बताया था। पुलिस ने बिजनौर से आयशा का जन्म प्रमाण पत्र बरामद किया है। पुलिस के अनुसार हसीन और रेशमा 5 महीने तक मुंबई में रहे। जहां रेशमा गर्भवती हुई, वहां के अस्पताल में रेशमा जब चेकअप के लिए गई तो हसीन ने खुद को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता बताया था। उनके अवैध संबंध के बारे में हसीन के रिश्तेदारों को भी जानकारी थी। हसीन पहले सऊदी अरब में नौकरी करता था। बेटी पैदा होने के बाद वो फिर से सऊदी अरब जाना चाहता था, लेकिन रेशमा उस पर शादी करने और साथ रखने का दबाव बनाने लगी। वो पुलिस से शिकायत करने की धमकी भी देती थी, जिस वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर बीती रात भीषण सड़क हादसा हुए हैं। मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर दूर जालना जिले में समृद्धि राजमार्ग पर कदवांची गांव के पास 2 कारों के बीच हुई टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना रात करीब 11 बजे हुई, जब एक स्विफ्ट डिजायर कार पेट्रोल भरवाने के बाद गलत साइड से हाईवे पर आ गई और नागपुर से मुंबई जा रही अर्टिगा से टकरा गई।
अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र के महालेखाकार ऑडिट 2 की ओर से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसने कहा है कि मुंबई के अंधेरी स्थित रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने बीते साल फर्जी ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर 76,000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिए। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि इस खुलासे के बाद आरटीओ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के दस्तावेजीकरण से जुड़े कई अधिकारियों पर कार्यवाही की जा सकती है। ये स्कैम ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदनों के प्रोसेसिंग के संबंध में सारथी के ऑनलाइन डेटा से करीब 1 लाख लाइसेंसों की जांच के दौरान सामने आया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उसके आखिरी बजट को लेकर निशाना साधा और इसे आश्वासनों का पुलिंदा बताया। विपक्षी दलों ने कहा कि इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि घोषित योजनाओं के लिए धन कैसे जुटाया जाएगा। वित्त विभाग भी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने 20,051 करोड़ रुपए का राजस्व घाटे का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों और समाज के अन्य वर्गों के लिए 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च की घोषणा की। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बजट को आश्वासनों का पुलिंदा और झांसा करार देते हुए कहा कि इसमें समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का दिखावा किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार के साल 2024 से 25 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने मेट्रो, लिंक रोड, गांव की सड़कों को बेहतर करने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। राज्य में आधारभूत सुविधा बेहतर कर सरकार एक रोड मैप तैयार कर रही है। सरकार को उम्मीद है कि इसके जरिए विधानसभा चुनाव में लाभ मिल सकता है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि राज्य में 449 किलोमीटर लंबे मेट्रो रूट को मंजूरी दी गई है। इसमें से 127 किलोमीटर लंबे रूट को आवागमन के लिए खोल दिया गया है। साल 2024 में 37 किलोमीटर लंबे रूट को आवागमन के लिए खोला जाएगा। मुंबई में मेट्रो का जाल तेजी से बढ़ रहा है। 2 रूट की मेट्रो लाइन सेवा है। जल्द ही मेट्रो 3 की लाइन को भी खोलने की तैयारी की जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को विधानमंडल में राज्य का 2024 से 25 का बजट पेश किया। बजट में महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने की घोषणा की गई है। ये भत्ता 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार के बजट पर अब एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, कल महाराष्ट्र बजट की घोषणा की गई और ये समाज के हर वर्ग के लोगों के लाभ के लिए है। किसानों को राहत देने के लिए अच्छे कदम उठाए गए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर हो रहे उपचुनाव का संग्राम अब धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार 3 दिन अमरवाड़ा में रुकने के बाद भोपाल लौट आए हैं, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज से अमरवाड़ा चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ 2 जुलाई को छिंदवाड़ा जाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के कई शहरों में गौवंश के मामले सामने आ रहे हैं। इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया है और सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। सीएम के एक्शन के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और महज 7 दिन में 70 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 124 आरोपियों पर कार्यवाही करने के साथ ही 527 पशुओं को मुक्त कराया गया है। सीएम मोहन यादव द्वारा 11 जून को प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गौवंश के अवैध परिवहन पर विशेष कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था। इन निर्देशों के पालन करते हुए पुलिस ने 13 से 20 जून तक पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर गौवंश के अवैध परिवहन पर कठोर कार्यवाही की। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, राजधानी भोपाल के नजदीकी जिले में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष की घटना सामने आई है। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद और एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने एसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है।
वहीं अगली खबर की ओर रुख करते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने पतियों की शराब छुड़ाने के लिए महिलाओं को उन्हें घर में ही पीने देने की सलाह दी। मंत्री ने कहा कि माता बहनें चाहती हैं कि उनके पति शराब न पिएं तो पहले पति को बताएं कि बाजार में कहीं मत पियो। दरअसल भोपाल में आयोजित नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि महिलाओं को अपने पति को बाहर की बजाय घर में ही शराब पीने को कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वो घर पर बच्चों के सामने पिएंगे तो खुद पर शर्म आएगी और शराब छोड़ देंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, उज्जैन के पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह के पास एक महिला फरियाद लेकर पहुंची। उसने कहा, साहब अब पुलिस को आम जनता से कोई हमदर्दी नहीं रही। 8 दिन पहले मेरे साथ दुष्कर्म हुआ था। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। मेरी और मेरे पति की गर्दन काटने की धमकी तक दे रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 8 दिन में आरोपियों को पकड़ना तो दूर, प्रकरण तक दर्ज नहीं किया है। मैं और मेरे पति इन लोगों से अपनी जान बचाते हुए 8 दिन से यहाँ वहां छिप रहे हैं। पुलिस के पास कार्यवाही के लिए जाने पर निर्वस्त्र करने तक की धमकी दे डाली है। आईजी ने महिला को कार्यवाही का आश्वासन दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां 90 साल में पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। महिला टेस्ट क्रिकेट में हासिल किया नया मुकाम। भारत ने वह कर दिखाया है जो महिला क्रिकेट के 90 साल के इतिहास में कोई भी अन्य टीम नहीं कर पाई है। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। भारतीय महिला टीम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 600 रन बनाने वाली पहली टीम बनी है। दूसरी खेल की खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि विराट कोहली जड़ेंगे शतक और भारत जीतेगा ट्रॉफी। टी20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल से पहले हो गई है बड़ी भविष्यवाणी। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस समय आलोचनाओं से घिरे हुए हैं। कोहली ने मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए पारी की शुरुआत की, लेकिन इस दौरान वह खराब फॉर्म से जूझते हुए नजर आए। कोहली ने 7 मैचों में केवल 75 रन बनाए। इस बीच दिग्गज क्रिकेटर का कोहली को समर्थन मिला है। पूर्व क्रिकेटर ने दावा किया है कि विराट कोहली फाइनल में शतक ठोकेंगे। रुख करते हैं खेल की अगली बड़ी खबर की ओर। बजरंग बली लगाएंगे रोहित सेना की नैया पार। टीम इंडिया की जीत के लिए भगवान के दर पर क्रिकेट फैंस। भारतीय टीम बारबाडोस में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में उतरेगी। मैच से पहले क्रिकेट फैंस भगवान की शरण में पहुंच गए हैं। यूपी के प्रयागराज में क्रिकेट फैंस ने हनुमान चालीसा का पाठ कर भारत की जीत की प्रार्थना की। इस दौरान फैंस के हाथ में तिरंगा और विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ टीम की फोटो थी। इसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्पोर्ट्स बुलेटिन की अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फ्री में कैसे दे सकते हैं आप ये फाइनल मैच। जी हां, टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला शनिवार को बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल मैदान पर खेला जाएगा। निर्णायक मैच में भारतीय टीम का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों का सफर अब तक काफी शानदार रहा है। रोहित शर्मा और एडन मार्कराम की कप्तानी वाली टीम ने कोई भी मैच नहीं गंवाया है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रॉडकास्ट राइट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं। ऐसे में स्टार स्पोर्ट्स के अलग अलग चैनल पर फैंस फाइनल का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी उपलब्ध है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में अब स्टेट सीनियर सबऑर्डिनेट सर्विस में भी खिलाड़ियों को आरक्षण। जी हां, खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री धामी के कुशल नेतृत्व में खेल और खिलाड़ियों के हित में लगातार काम कर रही है। प्रदेश में अब राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा में भी कुशल खिलाड़ियों को 4% क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें ऐसे खिलाड़ी शामिल होंगे जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किए हैं। इस निर्णय से सभी खिलाड़ियों को लाभ प्राप्त होगा। पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन को देखने के लिए और लगातार देश विदेश के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें।
नमस्कार, मैं हूं निशांत वत्स और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पब्लिक एशिया न्यूज। और अब समय हो चला है राजस्थान की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर रुक कर तो आपको बता दें, राजस्थान के पिछले 5 सालों में 1 दर्जन से अधिक भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक होने के मामले सामने आए हैं। इसको मद्देनजर एसओजी को पेपर लीक और मूल परीक्षाओं में स्थान पर परीक्षार्थियों में डमी कैंडिडेट बैठाने वालों को नकेल कसने का जिम्मा सौंपा है। एसओजी की जांच में सामने आया है कि इन आधा दर्जन मास्टरमाइंड ने 3000 से अधिक लोगों को नौकरियां दिलवाई हैं। अगली खबर की ओर चलते आपको बता दें, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9% बढ़ गया है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा। ऐसे में 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की वृद्धि की राशि जेपीएफ खाते में जमा की जाएगी। तीसरी बड़ी खबर की ओर चलते आपको बता दें, नीट परीक्षा मामले में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, दिल्ली और मुंबई पुलिस ने इन छात्रों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, नीट परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में इन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। इन छात्रों को दिल्ली पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है। स्थानीय पुलिस को इस मामले में अधिक जानकारी नहीं थी। बता दें, 2 स्टूडेंट से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। शेष की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। बता दें, यह सभी छात्र राजस्थान के ही रहने वाले हैं। और अगली खबर आ रही है जयपुर से, जहां राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों के डीएनए जांच के बयान पर मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। और भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता और सांसद राजकुमार राउत के नेतृत्व में आज राजधानी जयपुर में आदिवासी समाज के लोग डीएनए जांच के लिए अपना सैंपल देने के लिए एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। और आखिरी खबर आ रही है कोटा से, जहां राजस्थान के कोटा में गर्मी के मौसम के कारण रक्त की कमी और थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए पूर्व विधायक प्रहलाद गुर्जर ने समर्थक जन्मदिन पर 2 दिन का रक्तदान शिविर लगाएंगे। आपको बता दें, पूर्व पार्षद ब्रजेश शर्मा नीटू ने बताया है कि कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुर्जर के जन्मदिन पर 30 जून को न्यायपुरा कार्यालय और कोटा दक्षिण का रक्तदान शिविर 1 जुलाई को शगुन मैरिज गार्डन में आयोजित किया जाएगा। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहें पब्लिक एशिया न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है शामली से। बता दें, जनपद शामली की थाना भवन पुलिस ने घर में घुसकर एक युवक जुल्फिकार की पीट कर हत्या किए जाने के मामले में नामजद एक महिला गुड्डी समेत 3 लोगों साहिल और फैजल निवासी गढ़ मोहल्ला शाह विलायत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़े गए लोगों के पास से घटना में प्रयोग किया गया एक फावड़ा और एक डंडा भी बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस इस मामले में एक युवक को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। मैम, थाना भवन में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उसमें पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? मैम, ये थाना भवन क्षेत्र में एक मकान को बनाने को लेकर 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी। उस मारपीट के दौरान एक पक्ष का व्यक्ति जो है उसी समय मृत घोषित किया गया था। उसकी तहरीर पे जो है हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज किए गए थे। मुकदमा दर्ज करने के अभी तक जो है दौरान हमारे 4 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी भी जो गिरफ्तारी है वो भी हम जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित कराएंगे। ठीक है, अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि शामली में करीब 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी। जहां बारिश के पानी से हुई जलभराव की समस्या से गली मोहल्ले तो खुद नगर पालिका भी अछूती नहीं रही। इस दौरान नगर पालिका में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी और अपने कार्यों से नगर पालिका आने वाले लोगों को भी जलभराव के बीच से होकर गुजरना पड़ा। जलभराव की भीषण समस्या सिर्फ नगर पालिका में ही नहीं बल्कि शहर के दर्जनों गली मोहल्लों, मिल रोड, नेहरू मार्केट, रेलपार, रेलवे रोड, आयरपुरी आदि जगहों पर भी देखने को मिली। जबकि लोगों के द्वारा पहले ही बारिश से जलभराव होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन नगर पालिका द्वारा समय रहते व्यापक इंतजाम नहीं किए गए, जिसका खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट।
अगली खबर आ रही है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की सीबीआई की कस्टडी शनिवार 29 जून यानी आज खत्म हो गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सांसद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती समेत कई विधायक कोर्ट में मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि ना तो आरोपी और ना ही कोर्ट जांच अधिकारी से केस डायरी मांग सकता है। कोर्ट सिर्फ केस डायरी देख सकता है, ये कई पुराने फैसलों में कहा जा चुका है। सीबीआई ने कोर्ट से केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा, हम जुडिशियल कस्टडी की मांग के खिलाफ भी अर्जी दाखिल करना चाहते हैं, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। इसके बाद जज ने केजरीवाल के वकील से पूछा, आप क्यों अर्जी दाखिल करना चाहते हैं? अगर जमानत अर्जी दाखिल करनी है तो संबंधित अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करें। हालांकि जज ने केजरीवाल के वकील को अर्जी दाखिल करने की इजाजत दे दी। अगली खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। बता दें, अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री धर्मापुरी श्रीनिवास का निधन हो गया है। बता दें कि धर्मापुरी श्रीनिवास को तेलंगाना के हैदराबाद स्थित आवास पर सुबह 3 बजे हार्ट अटैक आया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। अविभाजित आंध्र प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी साल 2004 से 2014 तक सत्ता में रही तो धर्मापुरी श्रीनिवास राज्य सरकार में मंत्री रहे। तेलंगाना के गठन के बाद वो कांग्रेस छोड़कर साल 2015 में टीआरएस, जिसे अब बीआरएस के नाम से जाना जाता है, उसमें शामिल हो गए थे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अगली खबर आ रही है कर्नाटक से। बता दें कि कर्नाटक में किसी एक्शन फिल्म की तरह पुलिस को चकमा देने का मामला सामने आया है। गडन जिले में बदमाशों का एक गिरोह पुलिस के काफिले पर ही हमला कर लूट के आरोपी को ही छुड़ा ले गया। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने गडन रेलवे ब्रिज के पास कोप्पल जिले से गंगावती पुलिस के काफिले पर हमला किया और आरोपी आमजद अली ईरानी को लेकर भाग निकले। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, कोरबा में शराब तस्करों के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2,68,000 रुपए की कीमती और 912 पाव अंग्रेजी शराब की जब्ती की है। आबकारी विभाग ने एक कार्रवाई कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में की है, जहां कोरिया और एमसीबी जिले के शराब तस्कर बोलेरो वाहन में शराब की तस्करी कर रहे थे। और अगली खबर आ रही है महेंद्रगढ़ से, जहां महेंद्रगढ़ जिले में दामाद और ससुर का झगड़ा सुलझाने गए 3 पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा करते हुए मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस स्टेशन से महज 500 मीटर दूर बस स्टैंड क्षेत्र के काली मंदिर इलाके में दामाद रितेश सिंह अपने सास ससुर से नशे में लड़ाई झगड़ा कर रहा था। सूचना पर जब पुलिस मामले को शांत कराने गई तो दामाद रितेश ने पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों को जान से मारने की धमकी तक दी गई। इस मामले में पुलिस ने अलग अलग धाराओं में 6 धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी रितेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, जगदलपुर के करमपावण क्षेत्र के सोनपुर में एक महिला ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया है। बताया जा रहा है कि महिला को शराब पीने की आदत थी। पति द्वारा उसे बार बार शराब पीने की बात को लेकर समझाया जाता था। इसी बात से नाराज होकर महिला ने जहर खा लिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए मैकान लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। और अगली खबर आ रही है कबीरधाम से, जहां कबीरधाम जिले में आज जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया है, क्योंकि जिले में हर साल नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ के हालात रहते हैं। कई गांव में तो भारी बारिश के कारण संपर्क टूट जाता है। इसे देखते हुए बोरला ब्लॉक के छिरपानी बांध में मॉक ड्रिल किया गया। इस मौके पर कलेक्टर जन्मे मोहबे, एसएसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव समेत अन्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद थे। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बनाहिल के मुख्य मार्ग पर स्थित किराना दुकान के सामने खड़े माजरा वाहन से राशन सामान की 2 अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। सफेद रंग की कार से चोरी करने पहुंचे थे चोर। माजरा वाहन में लगे त्रिपाल की रस्सी को काटकर चोरी की गई। मामला मुलमुला थाना क्षेत्र की है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।